अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट टूल्स को डिस्कस करेंगे जिन टूल्स को सिस्टम डिजाइनर या सिस्टम एनालिस्ट प्लानिंग के लिए यूज करते हैं या सिस्टम डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। एंड लेटर ऑन इसी लेक्चर में हम कुछ मेथड्स भी डिस्कस करेंगे जिन मेथड्स को सिस्टम डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जी हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट टूल से। जो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं ये एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं। ये इस तरह के सिंपल प्रोग्राम्स नहीं है कि हमने जस्ट प्रोग्राम्स बनाने हैं और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है, सर्टेन इनपुट्स देनी है और सर्टेन आउटपुट्स के अगेंस्ट हमने उसको कंपेयर करना है कि ये हमारा प्रोग्राम है और ये करेक्ट इनपुट इसको हम दे रहे हैं और उससे रेलिवेंट ये आउटपुट प्रोड्यूस की जा रही है। जो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं इंडिविजुअल्स डेवलप नहीं करते। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए टीम्स जो हैं वो यूज की जाती हैं और टीम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होंगे, उन स्पेशलिस्ट को टीम में शामिल किया जाता है। जैसे कि अगर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना है तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए उसमें प्रोग्रामर्स भी होंगे, उसमें सिस्टम डिजाइनर भी होंगे, इसके अलावा उसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस मैनेजर, स्पेशलिस्ट भी होंगे और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होंगे, सिस्टम एनालिस्ट भी होंगे। तो वैरायटी ऑफ स्पेशलिटीज जो हैं वो एक जगह पे कंबाइन की जाती हैं टीम्स की फॉर्म में और फिर सिस्टम डेवलप किए जाते हैं। स्पेशली जब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स या एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाए जाते हैं, जैसे ईआरपी सिस्टम्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ईआरपी सिस्टम्स, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, इतने एडवांस सिस्टम्स होते हैं कि वो एक ही सॉफ्टवेयर में, एक ही सिस्टम में तमाम वाइटल बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं और तमाम बिजनेस ऑपरेशंस से जो डाटा क्रिएट किया जाता है उस डाटा को एक ही सिस्टम के थ्रू मैनेज किया जा रहा होता है और कंट्रोल किया जा रहा होता है। तो जब इस तरह के सिस्टम्स बनाए जाएंगे तो इन सिस्टम्स को बनाने के लिए टीम्स फॉर्म की जाएंगी। तो देन वो टीम मेंबर्स जो होंगे, वो सिस्टम एनालिस्ट जो होंगे, जो सिस्टम डिजाइनर्स होंगे, उनको अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए सिस्टम रिकॉर्डिंग एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग एक्टिविटी है, डिजाइनिंग एक्टिविटी है, मॉडलिंग एक्टिविटी है, इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। उन टूल्स को सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स कहा जाता है। तो सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स सिस्टम की प्लानिंग में, सिस्टम की डिजाइनिंग में, सिस्टम की मॉडलिंग में जो सिस्टम एनालिस्ट हैं, सिस्टम डिजाइनर्स हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से टूल्स हैं जिनको मोस्ट ऑफनली डिजाइनर या सिस्टम एनालिस्ट यूज करते हैं? मॉडलिंग जो है उसके लिए टूल्स यूज किए जाते हैं तो वो मॉडलिंग टूल्स कहलाते हैं। प्रोटोटाइपिंग टूल्स हैं एंड कंप्यूटर एडेड सिस्टम इंजीनियरिंग टूल्स हैं जिनको प्लानिंग के लिए, डिजाइनिंग, मॉडलिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉडलिंग को डिस्कस करते हैं और मॉडलिंग टूल्स को डिस्कस करते हैं। Modeling produces a graphical representation of a concept or process that system developers can analyze, test and modify. Modeling के लिए different modeling tools use किए जाते हैं। अब modeling है क्या? Modeling actually किसी भी चीज की या किसी भी concept की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको मॉडलिंग कहा जाता है। जैसे आपने डेटाबेस के सब्जेक्ट में डाटा मॉडलिंग के बारे में पढ़ा होगा कि हम डाटा को ग्राफिकली डिपिक्ट करते हैं और डाटा का एक मॉडल क्रिएट करते हैं, उसको डाटा मॉडलिंग कहा जाता है। और डाटाबेस में आपने ईआर डायग्राम भी पढ़ी होंगी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बेसिकली मॉडलिंग टूल्स हैं, ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू डाटा को मॉडल किया जा सकता है। डाटा के बिटवीन में जो एसोसिएशन है या डाटा के बिटवीन में जो रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी तरह हम किसी भी बिजनेस कॉन्सेप्ट को या किसी भी बिजनेस प्रोसेस को मॉडल कर सकते हैं। तो सिस्टम एनालिस्ट के लिए बिजनेस को समझना, बिजनेस के प्रोसेस को समझना, बिजनेस के फ्लो को समझना बहुत जरूरी है।
बिकॉज उसी को हम एक्चुअली इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो जब हम किसी बिजनेस प्रोसेस को इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंप्लीमेंट करेंगे तो उससे पहले उसको मॉडल किया जाएगा, उसकी मॉडलिंग की जाएगी, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड होगी कि हम उसको प्रॉपरली एनालाइज कर सकें, उसको टेस्ट कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें। तो इस पर्पज के लिए डिफरेंट मॉडलिंग टेक्निक्स एंड मॉडलिंग टूल्स यूज किए जाते हैं। And a business model or requirement model describe the information that a system must provide। तो business model जो create किया जाएगा, जो requirement model बनाया जाएगा, requirement model actually ये define करेगा कि जो system हम बनाएंगे, जो system हम design करेंगे, वो किस तरह की information provide करेगा, वो क्या function perform करेगा। And Microsoft Visio is a popular tool that system analysts can use to create business process diagrams, flow charts, organization charts and network diagram। तो फिर जो एनालिस्ट हैं, सिस्टम डिजाइनर्स हैं, वो नेटवर्क डायग्राम्स बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स बनाते हैं, बिजनेस प्रोसेस को डायग्राम करते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। तो इसके लिए वैरायटी ऑफ टूल्स जो हैं वो यूज किए जा सकते हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट वीयू इज अ पॉपुलर टूल जिसको सिस्टम एनालिस्ट यूज करते हैं। Another tool that is used for system development is prototyping, and a prototype is an early working version of an information system। तो प्रोटोटाइपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, डेवलपमेंट टूल्स के तौर पे जिसको यूज किया जाता है। तो सिस्टम एनालिस्ट जो हैं एक स्मॉल वर्किंग वर्जन बनाते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जिसमें कंप्लीट फंक्शनैलिटीज शामिल नहीं होती लेकिन लिमिटेड फंक्शनैलिटीज उसमें रखी जाती हैं। स्पेशली इंटरफेस उसके डिजाइन किए जाते हैं, जैसे इंटरफेस पे बटन्स बना दिए जाएंगे, मेन्यूज डिजाइन कर दिए जाएंगे और डमी डाटा उसमें एंटर किया जा सकेगा। तो उससे जो कस्टमर होगा या जो यूजर होगा उसके सामने एक वर्किंग एग्जाम्पल मौजूद होगी, उस वर्किंग एग्जाम्पल को प्रोटोटाइप कहा जाएगा। तो सिस्टम डेवलपर्स या सिस्टम डिजाइनर्स हैं वो प्रोटोटाइपिंग टेक्निक को यूज करते हैं। प्रोटोटाइपिंग टेक्निक में सिस्टम डिजाइनर्स एक्चुअल सिस्टम बनाने से पहले एक डमी सा सिस्टम क्रिएट करेंगे जिसमें रफली जो मेजर ऑपरेशंस हैं उनकी फंक्शनैलिटी मौजूद होगी एंड वो अर्ली वर्किंग वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाएगा। वो कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा, कस्टमर उसकी बेस पे फीडबैक प्रोवाइड करेगा एंड उस फीडबैक जो है उसको फर्दर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए यूज किया जाएगा। And a prototype can serve as an initial model that is used as a benchmark to evaluate the finished system, or the prototype itself can develop into the final version of the system। तो कुछ प्रोटोटाइप्स ऐसे होते हैं जो थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स कहलाते हैं। थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स जो हैं उनमें जैसे मैंने बताया कि डेवलपर्स जो हैं एक्चुअल सिस्टम बनाने से पहले एक रफली एक वर्किंग सिस्टम बनाएंगे जिसमें कुछ इंटरफेस डिजाइन कर दिए जाएंगे, कुछ मेजर फंक्शन इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे, फिर वो कस्टमर को हैंड ओवर किया जाएगा। एक्चुअली कस्टमर्स की सिस्टम अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोटोटाइप को बनाया जा रहा है कि कस्टमर्स जो हैं वो अपनी कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स डिफाइन कर सकें, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स दे सकें, बता सकें कि कस्टमर्स को कैसा इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर्ड है। तो यूजर्स या कस्टमर्स जो हैं उस प्रोटोटाइप को यूज करते हैं, उसको देखते हैं, उसकी बेस पे फीडबैक देते हैं, फिर वो जो थ्रो अवे प्रोटोटाइप है उस प्रोटोटाइप को छोड़ दिया जाता है और उसकी फीडबैक पे नेक्स्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखा जाएगा। एंड अनदर अप्रोच ये है कि उसी प्रोटोटाइप को फर्दर इवेल्युएट जो हो गया, कस्टमर ने उसको इवेल्युएट कर दिया, तो इवेल्युएट करने के बाद उसी प्रोटोटाइप को फर्दर डेवलप किया जाता है, उसी में फिर फंक्शनैलिटीज ऐड की जाती हैं और फिर वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ वही जो है प्रोटोटाइप वो एक मैच्योर प्रोडक्ट बन जाती है, वही इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाता है। And prototyping speeds up the development process significantly। इस प्रोटोटाइपिंग अप्रोच को यूज किया जाता है, इससे डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो स्पीड अप होगा। And important decisions might be made too early before business or IT issues are thoroughly understood।
एडवांटेज इसका ये है कि डेवलपमेंट प्रोसेस स्पीड अप होगा, और डिसएडवांटेज इसका ये है कि समटाइम्स बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं उनको टू अर्ली मेड किया जाएगा। जब इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे वो टू अर्ली मेड किए जाएंगे, तो जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली डेवलप नहीं की जाएंगी। ये इसका ड्रॉबैक होगा या डिसएडवांटेज होगा। And third tool is computer aided system engineering tools. इनको case tools भी कहा जाता है। And case tools help system analysts to develop and maintain information systems. केस टूल्स ऐसे टूल्स हैं जिन टूल्स को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को मेंटेन भी किया जाता है, अपडेट किया जाएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम को, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को चेंज किया जाएगा। एंड इवन केस टूल्स जो हैं इनमें ऐसे टूल्स भी शामिल हैं जो टूल्स ऑटोमेटिकली कोड जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे टूल्स जो कि खुद बहुत कोड जनरेट करेंगे, जब इस तरह के टूल्स को यूज किया जाएगा तो सिस्टम का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है या सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है ये स्पीड अप होगा। तो हम जल्दी से केस टूल्स को यूज करते हुए जल्दी से सिस्टम्स डिजाइन कर सकते हैं, जल्दी से सिस्टम्स बना सकते हैं। तो केस टूल्स जो हैं एज अ डिजाइनर, एज अ डेवलपर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। And case tools make it easier to build an information system. They boost IT productivity and improve the quality of finished products. तो case tools जो हैं इनमें variety of tools शामिल हैं जो कि development process को support करते हैं and implementation process को support करते हैं। तो बड़ा आसान होगा developers के लिए कि इन tools को use करते हुए development process को speed up कर सके। Productivity जो है वो IT की उसको boost किया जा सकता है, increase किया जा सकता है। क्वालिटी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की जो इंफॉर्मेशन सिस्टम हम बनाएंगे वो हमारी फिनिश्ड प्रोडक्ट कहलाएगी। तो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्वालिटी को इनहेंस किया जा सकता है केस टूल्स को यूज करते हुए। सिस्टम डेवलपमेंट मेथड्स, तो अभी हमने सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम डेवलपमेंट मेथड्स को, कि सिस्टम को डेवलप करने के लिए, सिस्टम को प्लान एंड एनालाइज करने के लिए कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। फर्स्ट मेथड और टेक्निक इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। एंड स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस इज अ ट्रेडिशनल सिस्टम डेवलपमेंट टेक्निक। ये ट्रेडिशनल सिस्टम डेवलपमेंट टेक्निक इसलिए है कि ओवर द पास्ट मेनी इयर्स जो है वो इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया जा रहा है, इस टेक्निक को यूज किया जा रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने के लिए। और ये अप्रोच जो है वो टाइम टेस्टेड अप्रोच कहलाती है, कि इस अप्रोच को हमने मैनी टाइम टेस्ट किया है, मैनी टाइम हमने इस अप्रोच को यूज करते हुए सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाए हैं। एंड दिस अप्रोच इज इजी टू अंडरस्टैंड, और इस अप्रोच को अंडरस्टैंड करना भी आसान है, इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना भी आसान है। एंड स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस uses a series of phases called the system development life cycle to plan, analyze, design, implement and support an information system. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाने के लिए या बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करनी है, लाइक प्लानिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, हमने एनालिसिस की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, हमने न्यू सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करने हैं, तो इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में हम सीरीज ऑफ फेजेस यूज करेंगे। तो इट मींस हर एक्टिविटी के लिए एक डिफरेंट फेज यूज किया जाएगा, और इस सीरीज ऑफ फेज को सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहा जाएगा। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मींस कि ओवरऑल एक कंप्लीट सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम क्या अप्रोच यूज करेंगे, हम क्या टेक्निक यूज करेंगे। तो डिफरेंट फेजेस होंगे, उन फेजेस में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, और इन सीरीज ऑफ फेजेस को सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहा जाएगा।
and it uses the SDLC system development life cycle to plan and manage the system development process। तो पूरे के पूरे बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्लान करना, मैनेज करना, डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, इसके लिए ये SDLC अप्रोच को यूज किया जाएगा। And SDLC describes activities and functions that all system developers perform regardless of which approach they use। तो जो भी अप्रोच हम यूज करेंगे, जो सिस्टम डिजाइनर होंगे, सिस्टम इंजीनियर होंगे, जो सिस्टम डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो सभी के सभी सर्टेन एक्टिविटीज एंड फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, और वो फंक्शंस एंड एक्टिविटीज जो हैं वो फेजेस में डिफाइन की जाएंगी। हर फेज में डिफाइंड होगा कि इस फेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। And result of each phase is called a deliverable or end product which flows into the next phase। तो जितने भी phases हैं, हर phase के end पे जो भी product होगी, जो भी उस phase की output होगी, वो उसकी end product कहलाएगी या deliverable कहलाएगी, और उसी की base पे next phase को start किया जाएगा और next phase की input consider की जाएगी। ये आप डायग्राम देख रहे हैं जी, phases and deliverables of the SDLC के जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अप्रोच है। जब हम इस अप्रोच को यूज करेंगे सिस्टम को डेवलप करने के लिए, सिस्टम को प्लान एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हम कौन कौन से फेजेस परफॉर्म करेंगे और हर फेज का जो डिलीवरेबल है, जो फेज की एंड प्रोडक्ट है, वो क्या होगी। तो देखें जी, सबसे पहले ये फेज फर्स्ट परफॉर्म किया जाएगा। फेज फर्स्ट इज कॉल्ड सिस्टम प्लानिंग। तो सिस्टम प्लानिंग की जो एंड प्रोडक्ट होगी, जब ये फेज कंप्लीट होगा, इसमें जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जानी है वो एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, तो परफॉर्म करने के बाद इसकी आउटपुट जो है वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहलाएगी। एक डॉक्यूमेंट रिपोर्ट होगी जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहलाएगी, वो फर्स्ट फेज की आउटपुट होगी। फर्स्ट फेज के बाद जब सेकंड फेज से स्टार्ट किया जाएगा, तो सेकंड फेज स्टार्ट करने के लिए इस आउटपुट को एज अ इनपुट यूज किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज की आउटपुट सेकंड फेज के लिए इनपुट के तौर पे यूज की जाएगी। तो जब ये फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा, ये इसकी आउटपुट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रोड्यूस होगी, उसके बाद ही सेकंड फेज स्टार्ट किया जाएगा। एंड सेकंड फेज इज नोन एज सिस्टम एनालिसिस फेज। सिस्टम एनालिसिस फेज में जब एनालिसिस एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, तो इस फेज की आउटपुट जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा। समटाइम्स इसको SRS डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। और सेकेंड फेज के कंप्लीट होने पे फिर नेक्स्ट थर्ड फेज जो है सिस्टम डिजाइन फेज, इस फेज को स्टार्ट किया जाएगा। तो एक फेज कंप्लीट होगा, उसकी आउटपुट, उसकी एंड प्रोडक्ट या उसका डिलीवरेबल जो है वो नेक्स्ट फेज के लिए एज अ इनपुट यूज किया जाएगा। तो देन थर्ड फेज सिस्टम डिजाइन फेज है। सिस्टम डिजाइन फेज की जो एंड प्रोडक्ट है, जो डिलीवरेबल है, दैट इज सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इसको नेक्स्ट फेज जो कि फोर्थ फेज है, नेक्स्ट फेज सिस्टम इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज किया जाएगा। सिस्टम इंप्लीमेंटेशन का नेक्स्ट जो डिलीवरेबल है ये कंप्लीट फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। इसके बाद नेक्स्ट 5 फेज जो है एंड लास्ट फेज जो है सिस्टम सपोर्ट एंड सिक्योरिटी फेज, इस फेज को परफॉर्म किया जाएगा और इसका जो डिलीवरेबल है वो है ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे हमारी ये सिस्टम रिगार्डिंग एक्टिविटीज जो हैं वो कंप्लीट होंगी। ये वो फेजेस हैं और वो डिलीवरेबल्स हैं जो SDLC में यूज किए जाते हैं कि जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करेंगे सिस्टम को डेवलप करने के लिए, सिस्टम को प्लान, डिजाइन एंड मॉडल करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हम किस तरह से एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। हम फेज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, फेज नंबर 1 कंप्लीट होगा तो हमारे पास प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मौजूद होगी।
ये हमारे फर्स्ट फेज की फाइंडिंग्स होंगी, फर्स्ट फेज की आउटपुट होगी। इसके बाद हम सेकंड फेज, फेज नंबर 2 सिस्टम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सिस्टम एनालिसिस फेज की एक्टिविटीज कंप्लीट होंगी तो हमारे पास एसआरएस डॉक्यूमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट मौजूद होगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एसआरएस डॉक्यूमेंट की बेस पे थर्ड फेज जो कि सिस्टम डिजाइन फेज है, इस फेज को स्टार्ट किया जाएगा। इसके एंड पे सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन मौजूद होंगी। सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन को यूज करते हुए फोर्थ फेज स्टार्ट किया जाएगा, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। और जब सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होगी तो एक कंप्लीट फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद होगा। एंड देन लास्ट फेज सिस्टम सपोर्ट एंड सिक्योरिटी जो है ये फेज परफॉर्म किया जाएगा एंड इसकी जो एंड प्रोडक्ट होगी वो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। यहाँ पे अब आप लिस्ट की फॉर्म में यही एक्टिविटीज देख रहे हैं, ये फेजेस देख रहे हैं जो 5 स्टेप्स परफॉर्म किए जाएंगे। फर्स्ट इज प्लानिंग फेज, देन एनालिसिस फेज, देन डिजाइन फेज, देन इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड लास्ट फेज इज सपोर्ट एंड सिक्योरिटी। अब वन बाय वन देखते हैं कि ये जो फेजेस हैं, इन फेजेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। तो सबसे पहला फेज जो परफॉर्म किया जाएगा SDLC में, दैट इज सिस्टम प्लानिंग फेज। System planning phase usually begins with a formal request to the IT department called a system request, which describes problems or desired changes in an information system or a business process. तो सिस्टम प्लानिंग फेज कैसे स्टार्ट होगा? सिस्टम प्लानिंग फेज स्टार्ट होगा कि आईटी डिपार्टमेंट के पास एक फॉर्मल रिक्वेस्ट आएगी। इसके लिए भी स्पेशली रिक्वेस्ट फॉर्म्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं कि अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो कोई सिस्टम में चेंजेस रिक्वायर कर रहे हैं या न्यू सिस्टम रिक्वायर कर रहे हैं, तो वो एक रिक्वेस्ट फॉर्म है, उस रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल करेंगे और आईटी डिपार्टमेंट को सबमिट करवाएंगे। तो आईटी डिपार्टमेंट एक्चुअली सिस्टम प्लानिंग फेज को इनिशिएट कैसे करेगा, स्टार्ट कैसे करेगा? तो सबसे पहले आईटी डिपार्टमेंट के पास एक फॉर्मल रिक्वेस्ट आएगी, मींस एक रिक्वेस्ट फॉर्म के थ्रू आईटी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि हम अपने डिपार्टमेंट में कोई सिस्टम में चेंजेस रिक्वायर करते हैं या न्यू सिस्टम रिक्वायर करते हैं। तो एक फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो आईटी डिपार्टमेंट रिसीव करेगा और उस फॉर्म की बेस पे या उस रिक्वेस्ट की बेस पे ये सिस्टम प्लानिंग फेज को इनिशिएट किया जा सकता है। एंड पर्पस ऑफ दिस फेज इज टू परफॉर्म अ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट फेज जब परफॉर्म होगा ना सिस्टम प्लानिंग फेज, तो इसकी एंड प्रोडक्ट क्या होगी? तो इसकी एंड प्रोडक्ट होगी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, बेसिक इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन किसके बारे में की जाएगी? सिस्टम रिक्वेस्ट के बारे में, कि जो सिस्टम रिक्वेस्ट किया जा रहा है या जो चेंज रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या ये चेंज नेसेसरी है और क्या इस चेंज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या न्यू सिस्टम जो कि रिक्वायर किया जा रहा है क्या ये सिस्टम रिक्वायर है। एंड की पार्ट ऑफ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज अ feasibility स्टडी। इसी तरह से फिजिबिलिटी स्टडी परफॉर्म की जाएगी और फिजिबिलिटी स्टडी में टेक्निकल फिजिबिलिटीज हैं, फिर इकोनॉमिकल फिजिबिलिटीज हैं, ऑपरेशनल फिजिबिलिटीज हैं। ये सभी फिजिबिलिटीज रिगार्डिंग सिस्टम इन्वेस्टिगेट की जाएंगी और उनको प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा जाएगा। इन फिजिबिलिटी स्टडी को और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। And suppose you are a system analyst and you receive a request for a system change or improvement। आप इमेजिन करें कि आप एक आईटी मैनेजर हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आईटी डिपार्टमेंट मौजूद होता है, आप आईटी मैनेजर हैं, तो आपको एक रिक्वेस्ट रिसीव होती है कि आपने रिक्वेस्ट में लिखा हुआ देखा कि हमें बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना है जिसमें कुछ हमें ये फंक्शनैलिटीज रिक्वायर्ड है। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा?
सबसे पहले आप क्या टास्क परफॉर्म करेंगे? डेफिनेटली आपका पहला टास्क ये होगा कि इसको असेस तो किया जाए, देखा तो जाए कि क्या एक्चुअली ये जो सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, कहा जा रहा है कि एक नया इंफॉर्मेशन सिस्टम बना के दें, क्या डेफिनेटली वहां पे सिस्टम रिक्वायर्ड भी है या रिक्वायर्ड नहीं है। तो सबसे पहले इसी एक्टिविटी को, इसी टास्क को परफॉर्म किया जाएगा और यही एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट टास्क है, यही सिस्टम प्लानिंग एंड सिस्टम रिगार्डिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो इसी से रेलिवेंट होगी। And after investigation, you might find that the information system functions properly, but users need more training. तो जब आप जाएंगे और जाके एक्चुअली इवैल्यूएट करेंगे कि हमें किसी डिपार्टमेंट से जो रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी, सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आ गई, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आ गई, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आ गई कि हमें एक नया सिस्टम बनाना है या हमें सिस्टम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं, तो आप जाएंगे, जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो फाइंडिंग्स हो सकती है ना, वो फाइंडिंग भी डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे कि आपने जाके इन्वेस्टिगेट किया और आपने ये फाइंड आउट किया कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑलरेडी वहां पे मौजूद है वो क्वाइट सुटेबल है वहां पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जो यूजर्स हैं, जो सिस्टम को यूज कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दी गई कि वो सिस्टम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। रिजल्टेंटली वो जो यूजर हैं उस डिपार्टमेंट के, वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है जिसको हम यूज कर रहे हैं ये अप टू मार्क नहीं है, ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता, जबकि एक्चुअली रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी में मे बी सिस्टम जो है वो सफिशिएंट है, वो तमाम ऑपरेशंस इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है, उसमें ये कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन यूजर्स के पास ट्रेनिंग नहीं है। तो ये आफ्टर फाइंडिंग, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आपने ये फाइंड आउट किया और उसके बाद डेफिनेटली आप सिस्टम, न्यू सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करने जाएंगे, आप सिस्टम को चेंज भी नहीं करेंगे, आप वहां पे जो यूजर्स हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे। एंड अनदर फाइंडिंग क्या हो सकती है? इन सम सिचुएशंस you might recommend a business process review rather than an IT solution। एक और फाइंडिंग ये हो सकती है कि वहां पे जो बिजनेस प्रोसेस या बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो कंट्राडिक्ट करता है हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम से। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो स्टिल सूटेबल है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो क्वाइट कैपेबल है कि वो पार्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, वो रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जिस तरह से बिजनेस प्रैक्टिस किया जा रहा है या जिस तरह से बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम से कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें चेंज बिजनेस प्रोसेस को करने की जरूरत है कि जो बिजनेस प्रोसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम से मैच नहीं कर रहा, हम उस बिजनेस प्रोसेस को रिव्यू कर सकते हैं, हम उस बिजनेस प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। तो आपने ये फाइंड आउट किया कि हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेंज नहीं करना, हमें न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं करना, हमें वहां पे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो बिजनेस प्रोसेस है, बिजनेस ऑपरेशन है, उसको रिव्यू करना है, उसको चेंज करना है। And another case, you might conclude that a full-scale system review is necessary। And finally, ये भी आपकी फाइंडिंग हो सकती है कि यस, एक न्यू सिस्टम रिक्वायर्ड है, जो ऑलरेडी सिस्टम वहां पे मौजूद है अब वो सफिशिएंट नहीं है, अब वो कैपेबल नहीं है, वो आउट ऑफ डेट हो चुका है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें न्यू सिस्टम रिक्वायर्ड है। तो कोई भी फाइंडिंग हो सकती है। जब आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ आईटी मैनेजर जॉब कर रहे हैं तो आपके पास ही वो जो फॉर्म हमने डिस्कस किया कि रिक्वेस्ट फॉर्म्स हैं, तो रिक्वेस्ट फॉर्म आएंगे तो आईटी मैनेजर के पास आएंगे, आईटी मैनेजर जो है वो उनको इवैल्यूएट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और डिफरेंट फाइंडिंग हो सकती हैं उसकी। And if the development process continues, now next step is the system analysis phase। तो यही वो फर्स्ट फेज है जो कि परफॉर्म किया जाएगा। इसमें हमने
जो हमारी मेजर एक्टिविटी है उसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया, जिसको हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कह रहे हैं। अब अभी कंप्लीट रिपोर्ट प्रोड्यूस नहीं होगी, ये जस्ट बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, ये जस्ट आइडेंटिफिकेशंस हैं जो हमने की सिस्टम के बारे में। इसके अलावा जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो भी कंडक्ट की जाएगी कि अगर एक न्यू सिस्टम रिक्वायर्ड है तो उस न्यू सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें कितना बजट रिक्वायर्ड है, हमें कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, हमें कौन कौन से ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सारी फिजिबिलिटीज जो हैं ये भी स्टडी की जाएगी। और एट द एंड जब ये फेज फिर कंप्लीट होगा और फिर इन्वेस्टिगेशन फेज, जो इन्वेस्टिगेशन बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं ये कंप्लीट होंगी एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। तो जो हमारी फिजिबिलिटी स्टडीज हैं इनको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सेकेंड फेज सिस्टम एनालिसिस फेज। तो फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ, फर्स्ट फेज की आउटपुट प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सेकेंड फेज सिस्टम एनालिसिस फेज। The first step is requirement modeling, where you investigate business process and document what the new system must do to satisfy user। तो पहला फेज जब कंप्लीट हुआ तो डेफिनेटली हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें एक नए सिस्टम की जरूरत है, एक नया सिस्टम बनाना है, तभी सेकेंड फेज स्टार्ट होगा। फर्स्ट फेज कंप्लीट, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रोड्यूस कर ली एंड प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हमने ये फाइंड आउट किया कि यस अ न्यू सिस्टम इज रिक्वायर्ड। तो जब न्यू सिस्टम रिक्वायर्ड होगा तो अब न्यू सिस्टम में कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, न्यू सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके लिए पहला स्टेप जो परफॉर्म किया जाएगा वो रिक्वायरमेंट मॉडलिंग कहलाएगा। रिक्वायरमेंट मॉडलिंग मींस वो सारी रिक्वायरमेंट्स लिखना जो कि नए सिस्टम की होंगी, कि हम एक नया सिस्टम बनाएंगे और उस सिस्टम में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होंगी, वो सिस्टम क्या करेगा, कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। एंड रिक्वायरमेंट मॉडलिंग continues the investigation that begin during the system planning phase। तो मॉडलिंग, रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग में हम एक्चुअली उसी जो प्रोसेस हम परफॉर्म कर रहे हैं उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे, वही प्रोसेस जो हमने प्लानिंग फेज में स्टार्ट किया था कि हम सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम की नीड जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अब हम आगे रिक्वायरमेंट मॉडलिंग करेंगे और देखेंगे कि अगर हमें न्यू सिस्टम बनाना है तो नए सिस्टम को बनाने के लिए नए सिस्टम में कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज मौजूद होनी चाहिए। To understand the system, you perform fact finding techniques। तो रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, न्यू सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स यूज की जाएंगी, जिनको रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग टेक्निक भी कहा जाता है एंड फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स भी कहा जाता है। सच एज इंटरव्यूज, इंटरव्यूज जो है इनको यूज किया जाता है रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। जैसे मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो डिपार्टमेंट मैनेजर से इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा सकते हैं, उससे सर्टेन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिससे जो सिस्टम एनालिस्ट है वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकता है जिसको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कहा जाएगा, जिसमें इस न्यू सिस्टम की सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी जाएंगी। तो इंटरव्यूज मोस्टली टॉप मैनेजमेंट से इंटरव्यूज किए जाते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उनसे रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने के लिए रिगार्डिंग द न्यू सिस्टम। इसी तरह जो बाकी यूजर्स होंगे सिस्टम्स के, उनसे भी तो सिस्टम रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की जाएंगी, तो उनसे रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने के लिए सर्वेज क्रिएट किए जाते हैं, क्वेश्चनियर्स जैसे बनाए जाते हैं ना, तो सर्वेज या क्वेश्चनियर्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाएंगे और क्वेश्चनियर्स या सर्वेज के थ्रू इनपुट ली जाएगी और उनको भी रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के लिए यूज किया जाएगा। एंड देन डॉक्यूमेंट रिव्यू टेक्निक को यूज किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट रिव्यू टेक्निक जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिसेंटली डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में जो डॉक्यूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं उनको रिव्यू किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूज की जा सकती है। ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूज की जाती है बिजनेस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो एम्प्लॉइज या यूजर्स जो कि ऑलरेडी सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, उनको
बिजनेस प्रोसेस या बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जर्व किया जाएगा, देखा जाएगा कि ये किस तरह से बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो हमें सिस्टम में एक्चुअली उन्हीं बिजनेस प्रोसेस को, जो कि बिजनेस प्रोसेस एम्प्लॉइज या यूजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं को हमने इंप्लीमेंट करना है अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो रिक्वायरमेंट मॉडलिंग जो है, ये सिस्टम एनालिसिस फेज में रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की जाएगी। रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाएंगी, लाइक इंटरव्यू टेक्निक, सर्वे टेक्निक, डॉक्यूमेंट रिव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज की जाएंगी। मैं आपको वापस लेके चलता हूँ जी उसी डायग्राम पे, जो हमने डायग्राम स्टडी की थी। यहाँ पे आप देखें कि जब हम फेज 2 में आएंगे तो सिस्टम एनालिसिस फेज की जो आउटपुट है, जो डिलीवरेबल है, वो है सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जिसको मैंने कहा कि इसको एसआरएस डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में तमाम फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मौजूद होंगी। जब ये फेज कंप्लीट होगा तो हमने रिक्वायरमेंट को मॉडल किया होगा, रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट किया होगा कि ये वो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमने इंप्लीमेंट करना है न्यू सिस्टम में। तो ये फंक्शंस हैं जो कि न्यू सिस्टम में मौजूद होने चाहिए। तो ये सेकेंड फेज एंड सेकेंड फेज की आउटपुट जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। And third phase is system design phase. The purpose of the system design phase is to create a physical model that will satisfy all documented requirements for the system, and at this stage you design the user interface and identify necessary output, inputs and process. अब सिस्टम डिजाइन फेज में, जैसे कि इसके नेम से हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसमें डिजाइनिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। अब रिक्वायरमेंट्स तो हमने सेकेंड फेज में कलेक्ट कर ली कि हमने सिस्टम में क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिस्टम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये सभी कुछ सेकेंड फेज के एंड पे जो एसआरएस डॉक्यूमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाया, ये सारा कुछ उसमें मॉडल कर दिया गया, उसमें लिख दिया गया। अब उसकी बेस पे हम एक सिस्टम डिजाइन कर लेंगे। सिस्टम डिजाइन में एक फिजिकल मॉडल सिस्टम का मौजूद होगा, इसमें यूजर इंटरफेसेस मौजूद होंगे कि इस तरह के हम यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे और हमारे लिए कौन कौन सी इनपुट्स होंगी, कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, क्या प्रोसेस परफॉर्म किए जाएंगे, क्या आउटपुट्स होंगी। ये सिस्टम डिजाइन फेज में ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। And in addition, you design internal and external controls, including computer-based and manual features, to guarantee that the system will be reliable, accurate, maintainable and secure. इसके अलावा कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स भी डिजाइन किए जाएंगे। ये कंट्रोल्स का क्या पर्पस है? कंट्रोल्स का पर्पस ये है कि जो भी सिस्टम हम डिजाइन करेंगे, जो सिस्टम हम बनाएंगे, तो फाइनली जो हमारी एंड प्रोडक्ट होगी वो एक रिलायबल प्रोडक्ट होनी चाहिए, वो एक एक्यूरेट प्रोडक्ट होनी चाहिए एंड सिक्योर प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो एक कंप्लीट फंक्शनल, रिलायबल, एक्यूरेट एंड सिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को बनाने के लिए जितने भी कंट्रोल्स हमें रिक्वायर्ड है, जिसके थ्रू हम रिलायबल सिस्टम डिजाइन कर सकें, वो तमाम के तमाम इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल भी यहाँ पे सिस्टम डिजाइन फेज में ही डिजाइन किए जाएंगे एंड सिक्योरिटी रिगार्डिंग कंट्रोल्स जो हैं वो भी इसी फेज में डिजाइन किए जाएंगे। एंड then next phase start होगा system implementation phase. During the system implementation phase, the new system is constructed. अब system completely एक functional system बनाया जाएगा और उस system को implement भी किया जाएगा। Programs are written, tested and documented and the system is installed. प्रोग्राम लिखे जाएंगे, कोड लिखे जाएंगे, कोड्स को टेस्ट किया जाएगा, प्रोग्राम्स को टेस्ट किया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे और फाइनली सिस्टम्स इंस्टॉल भी किए जाएंगे। If the system was purchased as a package system analyst,
configure the software and perform the necessary modifications. तो अगर हम पैकेज सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, तो समटाइम्स हमें उसमें चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी, तो सिस्टम एनालिस्ट जो है वो उसको इंस्टॉल भी करेगा, उसको कॉन्फ़िगर भी करेगा एंड जो नेसेसरी चेंज रिक्वायर्ड है उस नेसेसरी चेंज को, मॉडिफिकेशन को इम्प्लीमेंट भी करेगा. And objective of the system implementation phase is to deliver completely functioning and documented information system. तो जैसे हमने वो डायग्राम में देखा था कि सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन फेज की आउटपुट क्या होगी, एक कंप्लीट फंक्शनल सिस्टम के हम इस फेज के एंड पे जब हम सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट जहां से हमने रिक्वेस्ट रिसीव की थी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने की, उस डिपार्टमेंट में अब एक कंप्लीट वर्किंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड होगा, मौजूद होगा, जिसको अब यूजर्स यूज कर सकते हैं. And the last phase is the system support and security phase. During the system support and security phase, IT staff maintains, enhance and protects the system, and maintenance changes, correct errors and adapt to change in the environment such as new tax rates. तो system support and security phase में जब वंस सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो समटाइम्स सिस्टम्स को जब यूजर्स यूज करते हैं तो कुछ एरर्स प्रॉबेबली एनकाउंटर हो सकते हैं. उन एरर्स को करेक्ट करने के लिए ये सिस्टम सपोर्ट फेज यूज किया जाता है. तो आईटी डिपार्टमेंट जो है वो अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के बाद भी, कि वंस सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया, सिस्टम फंक्शनल है, अगर यूजर्स जो हैं वो कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को, उन एरर्स को वो रिपोर्ट करेंगे आईटी डिपार्टमेंट को, एंड आईटी डिपार्टमेंट जो है उन प्रॉब्लम्स या एरर्स जो भी इनकाउंटर हो रहे हैं उनको करेक्ट करेगा. और इसके अलावा समटाइम्स जो चेंजेस हैं वो भी रिक्वायर्ड होती हैं सिस्टम में, कि सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया एंड ओवर 3 months 4 months और 6 months जो है वो कुछ चेंज रिक्वायर्ड हो सकती हैं, पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, तो बिजनेस पॉलिसीज चेंज हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, जैसे टैक्स रेट रिव्यू हो गए. तो अगर टैक्स रेट रिव्यू हो गए हैं तो अब सिस्टम में भी जो टैक्स रेट मेंशन है उसको अपडेट किया जाना चाहिए, उसको चेंज किया जाना चाहिए, तो ये भी एक सपोर्ट एक्टिविटी कहलाएगी. And enhancement provides new features and benefits, and the objective during this phase is to maximize return on the IT investment. तो enhancement भी इसमें support and security phase में शामिल है. enhancement ये है कि जैसे जैसे requirements बदलती जाती हैं, requirements change होती जाती हैं, तो जो systems हैं इसमें भी change required होती है. तो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई या बिजनेस ऑपरेशंस चेंज हो गए तो हमें आईटी सिस्टम को भी, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को भी चेंज करना पड़ेगा, नए फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे, नए फंक्शंस ऐड करने पड़ेंगे. तो इन्हेंसमेंट के थ्रू सिस्टम सपोर्ट में इस फेज में जो न्यू फीचर्स हैं, न्यू फंक्शंस हैं, वो भी इंप्लीमेंट किए जाते हैं. एंड last page is security. Security controls safeguard the system from both external and internal threats. And a well-designed system must be secure, reliable, maintainable and scalable. तो फिर सिक्योरिटी कंट्रोल्स में ऐसे मेजर्स रखे जाते हैं, ऐसे कंट्रोल्स रखे जाते हैं जिससे हम सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें, एक्सटर्नल थ्रेट से भी प्रोटेक्ट कर सकें एंड इंटरनल थ्रेट से भी प्रोटेक्ट कर सकें. तो वेल डिजाइंड सिस्टम्स वही सिस्टम्स होंगे जो सिक्योर भी होंगे, जो रिलायबल भी होंगे, मेंटेनेबल भी होंगे, जिनको मेंटेन किया जा सके, एंड स्केलेबल भी होंगे. स्केलेबल मींस जिनको एक्सटेंड किया जा सके, जिनको ओवर द लॉन्ग पीरियड यूज किया जा सके, जिनमें नए फंक्शंस जो हैं वो ऐड किए जा सकें, नए फीचर्स जो हैं ऐड किए जा सकें. नेक्स्ट, सिस्टम डेवलपमेंट मेथड्स और एजाइल मेथड्स. तो जो दूसरे मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास SDLC अप्रोच है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है. जो सेकंड मेथड है दैट इज एजाइल मेथड्स. एजाइल मेथड्स जो है ये
न्यूएस्ट डेवलपमेंट टेक्निक है। एक साइड पे हम ट्रेडिशनल टेक्निक को डिस्कस कर रहे हैं, अब हम जो न्यूएस्ट टेक्निक है जिसको एजाइल मेथड्स कहा जाता है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि हम एजाइल मेथड्स को यूज क्यों करेंगे। एक्चुअली समटाइम्स जो कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, इनको क्विकली सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, जो सिस्टम्स इनने यूज करने हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने। तो फॉर कंपटीशन एक दूसरे से compete कर रही हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज करती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं, या दूसरे का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है उसको न्यूट्रल करने के लिए भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास अब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद है जो किसी दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, तो फिर दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेगी, जितनी जल्दी उसके पास भी इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद होगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए यूज किया जा रहा है, बल्कि जो दूसरी बिजनेस कंपनीज हैं उनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। तो फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर करती हैं कि उन्हें बड़ी क्विकली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप करके दिए दिए जाएं, उन्हें जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप किए जाएं, बिकॉज समटाइम्स अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं वो टाइमली जिस टाइम पे उन्हें रिक्वायर्ड हैं उस टाइम पे प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे तो उनके लिए यूजलेस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के लिए कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करना है, तो मार्केटिंग के लिए क्विकली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती हैं क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रिक्वायर ये कर रही हैं कि हमें इफेक्टिवली एंड टाइमली क्विकली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप करके दिए जाएं, बना के दिए जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्विकली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बना के दिए जाएं ट्रेडिशनल अप्रोच से। जो अप्रोच हमने अभी डिस्कस की इसमें तो हम कंप्लीट प्लानिंग करेंगे, मल्टीपल फेजेस होंगे, इन फेजेस से पास आउट होने के बाद सभी फेजेस कंप्लीट करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे एंड देन एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा। तो फिर हम ऐसी सिचुएशन में जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या क्लाइंट्स जो हैं वो रिक्वायर करते हैं कि हमें फास्ट एंड रैपिड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप करके दिए जाएं, तो तब जो आईटी इंजीनियर्स हैं, जो सिस्टम डेवलपर्स हैं एंड एनालिस्ट हैं, वो फिर एजाइल मेथड्स को यूज करते हैं। सो डेवलपमेंट टेक्निक्स चेंज ओवर टाइम, डेवलपमेंट टेक्निक्स बदलती रहती हैं, सेम नहीं रहती। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हमने देखी, और ट्रेडिशनल अप्रोच कहलाती है, ओल्ड अप्रोच कहलाती है। एजाइल मेथड जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ न्यूएस्ट डेवलपमेंट मेथड। एंड स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस build an overall plan for the information system। तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस अप्रोच जो है ये एक ओवरऑल प्लान बनाएगी कि हमने कैसे एक सिस्टम बनाना है, कौन कौन से फेजेस होंगे, तो इन फेजेस को परफॉर्म करके हम सिस्टम बनाएंगे। Agile methods in contrast attempt to develop a system incrementally by building a series of prototypes। तो agile methods में जो सिस्टम डेवलप किए जाएंगे वो इंक्रीमेंटली डेवलप किए जाएंगे। इंक्रीमेंटली सिस्टम कैसे डेवलप किए जाते हैं जी, देखें क्लाइंट ने मुझे बताया कि हमें जो सिस्टम रिक्वायर्ड है उसमें ये ऑपरेशन या ये फंक्शंस होने चाहिए। मेरी क्लाइंट के साथ एक मीटिंग हुई, क्लाइंट ने मुझे रिपोर्ट किया और मुझे जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी मैंने उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड किया, मैंने जल्दी से उसको कोड किया, प्रोग्राम किया, अपने टीम मेंबर्स को यूज किया और मैंने कोड करके प्रोग्राम करके मैंने हैंड ओवर कर दिया क्लाइंट को, कस्टमर को। अब डेफिनेटली उसमें सारी की सारी फंक्शनैलिटीज तो ऐड नहीं की गई, वो एक कंप्लीट सिस्टम नहीं है, वो जस्ट एक रफ प्रोटोटाइप है। जैसे मैंने प्रोटोटाइप मॉडलिंग टेक्निक एंड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक को डिस्कस किया, तो एक प्रोटोटाइप सा बना के दे दी जाएगा क्लाइंट को, क्लाइंट उसको यूज करेगा।
उसको यूज करने के बाद क्लाइंट दोबारा से रिपोर्ट देगा, दोबारा से रिक्वायरमेंट्स देगा कि वेल इसमें ये फीचर्स जो हैं ये तो ठीक हैं, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स जो मैंने कहे थे वो तो ऐड नहीं किए गए। तो फिर दोबारा से मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग होगी, क्लाइंट के साथ मीटिंग के बाद जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी, जैसे मैंने रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया, मैंने फिर अपने टीम मेंबर्स ऐड किए, टीम मेंबर्स के थ्रू अगेन डेवलपमेंट की, कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की, और क्विकली फिर वो प्रोटोटाइप दोबारा से क्लाइंट को दे दिया। फिर क्लाइंट ने उसको यूज किया। दैट इज इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कहलाती है। तो अजाइल मेथड में जो डेवलपमेंट टेक्निक यूज की जाएगी ये इंक्रीमेंटल अप्रोच होगी, और इसमें सीरीज ऑफ प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। फर्स्ट प्रोटोटाइप, सेकंड प्रोटोटाइप, थर्ड प्रोटोटाइप। तो आइट्रेशंस परफॉर्म की जाएंगी डेवलपमेंट की। पहले एक प्रोटोटाइप बनाया, क्लाइंट को दे दिया, कस्टमर को दे दिया, उसके बाद कस्टमर से फीडबैक लिया, सेकंड प्रोटोटाइप बनाया, फिर कस्टमर को दे दिया, कस्टमर से फिर फीडबैक लिया, नेक्स्ट प्रोटोटाइप बनाया। तो रिपीटेडली ये डेवलपमेंट प्रोसेस, ये आइट्रेशंस जो हैं वो परफॉर्म की जाएगी, एंड कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग देम टू यूजर रिक्वायरमेंट्स। और यूजर से फीडबैक लिया जाएगा, और जो भी यूजर का फीडबैक होगा उसके बिहाफ पे जो प्रोटोटाइप होगा उसको एडजस्ट किया जाएगा, उसमें चेंजिंग्स की जाएंगी, उसमें नए फीचर्स एंड फंक्शंस ऐड किए जाएंगे। And as the agile process continues, developers revise, extend and merge earlier versions into the final product. तो जैसे मैंने बताया कि ये iteration process perform किए जाएंगे। तो agile process continue रहेगा। जो developers हैं, जो team members हैं, जो develop कर रहे हैं, वो प्रोटोटाइप को रिवाइज करेंगे, उसमें नए फीचर्स ऐड करेंगे, और अर्लियर वर्जन जो पहले से बनाई प्रोडक्ट हैं उनको मर्ज करेंगे, और फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट कर देंगे। तो फर्स्ट जब आइट्रेशन होगी तो फर्स्ट प्रोडक्ट दी जाएगी, नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा तो नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म होगी, और नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज, न्यू फंक्शनैलिटीज होंगी, वो न्यू फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करके क्लाइंट को दी जाएंगी। ये आइट्रेशंस तभी तक चलेंगी जब तक एक कंप्लीट फाइनल वर्किंग प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को या क्लाइंट को हैंड ओवर ना की जाए। इसी तरह एजाइल मेथड्स जो हैं इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जिसको पेयर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। पेयर प्रोग्रामिंग क्या है कि जब हम टीम्स में प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्रामिंग की जाएगी, और प्रोग्रामिंग के लिए टीम्स को यूज किया जाएगा, सिस्टम डेवलपमेंट के लिए टीम्स यूज की जाएंगी, तो इंडिविजुअल प्रोग्रामर कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखेगा। कोई एक छोटा सा भी प्रोग्राम लिखना है ना तो उसके लिए पेयर प्रोग्रामिंग की अप्रोच यूज की जाएगी कि दो प्रोग्रामर्स लिखेंगे। तो एक वर्क स्टेशन जो है या एक सिस्टम जो है इसमें दो प्रोग्रामर्स बैठ के तो एक प्रोग्राम लिखेंगे, एक प्रोग्राम कोड करेगा, लिखेगा, और दूसरा प्रोग्रामर जो उसका पेयर होगा वो उसको रिव्यू करेगा, उसको देखेगा। तो पेयर प्रोग्रामिंग की अप्रोच भी यूज की जाती है। इसके भी सर्टेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। And agile methods typically use a spiral model which represent a series of iterations. तो agile method में spiral model यूज किया जाता है। spiral model नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंट मॉडल्स को, और spiral model भी डिस्कस करेंगे। तो स्पाइरल मॉडल जो है इसमें ये आइट्रेशंस परफॉर्म की जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि एजाइल मेथड्स में आइट्रेशंस परफॉर्म की जाएंगी। फर्स्ट आइट्रेशन होगी एंड फर्स्ट प्रोटोटाइप प्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में उसी पहले प्रोटोटाइप को इनहेंस करके नए फीचर्स एंड फंक्शंस ऐड करके दिया जाएगा। And as the process continues, the final product gradually evolves, and an agile approach requires intensive interactivity between developers and individual users and does not begin with an overall objective. तो agile methods जो हैं या agile process जो हैं इसमें जो interactivity है between developers and individual users ये बहुत important है। कि जैसे हमने डिस्कस किया कि कस्टमर्स या क्लाइंट्स या जो यूजर्स हैं उनको हम प्रोटोटाइप डेवलप करके देंगे, और प्रोटोटाइप के बिहाफ पे उनसे फीडबैक भी लेंगे, रिक्वायरमेंट लेंगे, सेकंड आइटरेशन स्टार्ट करेंगे, फिर डेवलपमेंट करेंगे, फिर प्रोटोटाइप बना के देंगे।
तो ये क्लाइंट के साथ या यूजर के साथ इंटरेक्टिविटी होगी, और ये इंटरेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी इंटरेक्टिविटी के बिहाफ पे फीडबैक्स लिए जाएंगे, और उसी फीडबैक पे बिहाफ पे जो नेक्स्ट आइट्रेशन है डेवलपमेंट का, ये नेक्स्ट डेवलपमेंट आइट्रेशन स्टार्ट की जाएगी. And agile methods are becoming popular, and these approaches have advantage and disadvantage. Agile methods के certain advantage हैं, certain disadvantage हैं. Agile methods can allow developers to be much more flexible and responsive, but can be riskier than more traditional methods. तो agile method जैसे हमने कहा कि ये flexible हैं and responsive हैं, ये change को welcome करते हैं. Change क्या है कि समटाइम्स ऐसे होगा कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस आप एक सॉफ्टवेयर के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट बदल जाएंगी. जैसे मैंने कहा कि एसआरएस डॉक्यूमेंट तैयार होगा, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं कि सिस्टम क्या बनाया जाएगा, सिस्टम में क्या फंक्शंस होंगे. तो अगर रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं तो डेफिनेटली जो सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस है वो भी इफेक्ट होता है. तो एजाइल मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं जो कि चेंज को वेलकम करते हैं एंड चेंज जो है उसको रिस्पॉन्स करते हैं कि अगर ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स या यूजर की रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं, तो हम इन चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे. एजाइल मेथड्स के थ्रू हम इन चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल मेथड कहा जाता है. तो ये फास्ट हैं, फ्लेक्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, चेंज को वेलकम करते हैं, बट कैन बी रिस्कियर देन मोर ट्रेडिशनल मेथड्स. तो जितने हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते हैं उनसे ये ज्यादा रिस्की हैं. एंड टू एग्जांपल्स आर स्क्रम एंड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. तो इसमें जो दो मेथड एजाइल मेथड में जो दो प्रोसेस मॉडल यूज किए जाते हैं, जैसे हमने जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें कहा एसडीएलसी को हम एक मेथड के तौर पे यूज करते हैं, तो इसमें हम एजाइल मेथड्स में स्क्रम एंड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास प्रोसेस मॉडल की जिसको हम एजाइल मेथड्स में यूज करते हैं. And analysts should understand the pros and cons of any approach before selecting a development method. तो किसी भी डेवलपमेंट मेथड को इंप्लीमेंट करने से पहले, डेवलपमेंट मेथड को सिलेक्ट करने से पहले, यूज करने से पहले जो एनालिस्ट है उसको प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को कंप्लीटली स्टडी करना पड़ेगा. हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स हो सकते हैं. तो टाइप ऑफ सिस्टम्स को देखते हुए, रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, उसके अलावा जो अदर हमारे वेरिएबल्स हैं, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड जो मेथड्स हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, उन सब को एनालाइज करने के बाद ही एनालिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस डेवलपमेंट मेथड को यूज करना चाहिए. तो आज के लिए एनफ है जी, इतना ही. नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे.